नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो दोस्तों, एनजीओ रजिस्ट्रेशन में हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी स्पेसिफिकली। हम आगे अपनी वीडियोस में ट्रस्ट के बारे में भी लेकर आएंगे और हम सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में भी लेकर आएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फॉर्म में बनाई जा सकती है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो। तो आज हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल। जनरली हम लोग हमारे जो एमएसएमई सब्सिडीज़ और फाइनेंस हैं, एक्सपोर्ट हैं, इन पे ज़्यादातर हम लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जैसा कि व्यूअर्स की डिमांड आती रहती है, इसलिए हम बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी साथ में लेके आते रहते हैं जो इनकम टैक्स और रजिस्ट्रेशन से भी जुड़ी हुई होती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी के बारे में अगर बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ सोसाइटी क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सोसाइटी है वो रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, लीगली फॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग कोई भी चैरिटेबल, कल्चरल, लिटरेसी, एजुकेशनल, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को हम लोग कैरी आउट करते हैं। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, तो जैसे कि हम बात करें कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बात करें, तो जैसे एक हम RWA का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। RWA क्या होता है? आपका रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। तो दोस्तों, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन अपने आप में एक सोसाइटी फॉर्म में भी हम बनाकर काम कर सकते हैं। यानी उसमें क्या होता है कि मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जो कि मिलकर काम करता है पूरे सभी सोसाइटी के मेंबर्स के लिए। और बात करें कि हम लोग इसकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि डिपेंड करती हैं उनके जुरिडिक्शन की। यानी कि देखिए, आप समझिए कि हर स्टेट में अपने अपने सोसाइटी के प्रोसीजर्स हो सकते हैं। जैसे मैं अगर राजस्थान में बात करूं तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके यहाँ पर 10,000 रुपये की गवर्नमेंट फीस ली जाती है। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीगली तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र में अलग बनाई जाती है, यूपी में अलग बनाई जाती है। तो इस सोसाइटी आपके स्टेट टू स्टेट डिफर करेगी, पहली बात। दूसरी बात कि सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के आधार पर भी सोसाइटी का गठन यानी फॉर्मेशन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी कल्चरल हो सकती है, किसी आपको रिलीजियस पर्पज़ के लिए हो सकती है, या हम लोग बात करें कि लिटरेसी पर्पज़ के लिए हो सकती है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हो सकती है। आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको एक एग्जांपल RWA का भी बताया। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि जब आपके मेंबर्स इसके अंदर कितने होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ यानी कि सोसाइटी को क्या 2 मेंबर बना सकते हैं? नहीं, सोसाइटी में कम से कम 7 मेंबरों का होना आवश्यक होता है। तो हम बात करें, जैसा कि मैं राजस्थान के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे राजस्थान में मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 7 मेंबर से कम में आप सोसाइटी नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके बेनिफिट्स की, लेकिन उसके पहले मैं बता दूंगा कि मैं आपको इसका जो वीडियो है उसका एजेंडा में डिस्कस करूं, उसमें आपको मैं बेनिफिट्स, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और क्या क्या शर्तें हैं, और कैसे मैंने आपको फीस भी बता दी है जो राजस्थान के हिसाब से है। तो ये स्टेट अगर चेंज है तो स्टेट के हिसाब से हम आपको डिफर कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आप सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो आप हमें भी हमारी हेल्प ले सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, हम आपको आपकी सोसाइटी बनाने में मदद कर सकते हैं। तो हम भी इस वीडियो में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लीगल रिकॉग्निशन यानी बेनिफिट्स की। लीगल रिकॉग्निशन इस तरह से है कि जनरली जब कोई व्यक्तियों का एक समूह मिलके किसी सोसाइटी का गठन करता है तो उसे एक लीगली एक वैलिड फॉर्मेशन लाना जरूरी है। यानी उसके पास एक प्रॉपर एक पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो वो एक लीगली वैलिड ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानी जाएगी। इस कारण से एक अपने आप को लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए सोसाइटी का गठन किया जाता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि काफ़ी लंबे समय तक ये चलती रहती है। इसमें कोई वैलिडिटी नहीं होती कि इतने वक्त का वैलिडिटी होता है। ये पूरे जीवन पर्यंत, हम बोलें कि इसका जो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होती है, जब आप इसे बंद करना चाहें कभी भी इसे बंद कर सकते हैं। क्रेडिटेबिलिटी एंड ट्रस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम 7 लोगों से मिलकर और मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं तो इस सोसाइटी को बना सकते हैं। इसमें 2 तरह की आपकी कार्यकारिणी सभा बनती है, इसमें सभाएं बनती हैं। पहली तो एक तो आपकी जो है कि आपकी कार्यकारिणी यानी वर्किंग कमेटी बनेगी, और दूसरी बनेगी अदर मेंबर्स कमेटी यानी कि सभी मेंबर्स को मिलाकर। कि हम बात करें, उसके एग्जाम्पल लें कि आप समझिए कि हम मान के चलिए 50 लोग मिलके एक सोसाइटी का गठन करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो वर्किंग कमेटी है वो 7 या 7, 8, 10, 9 जितने भी आप लोग
तय करना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम 7 लोग तो आपको रखने ही होंगे। तो उसके आधार पर आपको वर्किंग कमेटी बनानी होगी। इस वर्किंग कमेटी के अंदर आपको चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर की भी नियुक्ति करना जरूरी होगी, क्योंकि यही व्यक्ति होंगे जो आपके सभी ज़रूरतमंद कागज़ पे दस्तखत करेंगे और अपनी अप्रूवल देंगे। और अगर मैं बात करूं कि अदर मेंबर्स का इसमें क्या रोल है, तो हर मेंबर के पास अपनी वोटिंग राइट्स की कैपेसिटी होगी। हर मेंबर के पास एक इक्वल वोटिंग राइट का ऑप्शन होगा, यानी एक मेंबर एक वोट के बराबर होगा। अब 50 मेंबर है तो टोटल 50 वोट होंगे। आप किसी भी, जब अध्यक्ष का चुनाव करना हो या आपको किसी सेक्रेटरी का या ट्रेजरर का चुनाव करना हो, जैसे हम सचिव और कोषाध्यक्ष भी बोलते हैं, तो उनका चुनाव करना हो तो उनके लिए आप हर व्यक्ति एक मेंबर का एक वोट कहलाएगा। तो इसमें क्रेडिटेबिलिटी यानी कि काफ़ी क्रेडिबिलिटी है और विश्वास पात्र है, यानी कि सभी को बराबर बराबर प्राथमिकता दी जाती है। एक्सेस टू फंडिंग एंड रिसोर्सेज, जनरली कुछ समितियां जो बनाई जाती हैं यानी सोसाइटियां बनाई जाती हैं, वो फंडिंग लेने के लिए या रिसोर्सेज को उठाने के लिए भी ली जाती हैं। जैसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला, फंडिंग की बात करूँ तो सर आपने देखा होगा गाँवों में महिलाओं की कार्यकारिणी समितियाँ बनाई जाती हैं, छोटे छोटे एनजीओज बनाए जाते हैं, ताकि वो लोग अपनी उस एक्टिविटी को करके अपना जो रोजगार है, छोटा, हमको जिसको लघु उद्योग बोलते हैं, वो शुरुआत करते हैं। तो बैंक क्या करती है, उन सभी मेंबर को एक समिति के फॉर्म में फाइनेंस करती है, ताकि हर मेंबर दूसरे मेंबर के प्रति जिम्मेदार रहे। जैसे कि मान के चलिए 7 महिलाएं मिलके मान लीजिए 5 लाख रुपए का फंडिंग बैंक से लेती हैं और सभी बराबर बराबर उस पैसे को बांट लेती हैं, ताकि वो कोई भी व्यापार में उसका उपयोग कर सके। अगर कोई भी महिला चुकाने में अगर नहीं चुकाती है या चुकाने से दूर भागती है, तो ऐसे केस में जो अदर 6 महिलाएं हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि उस महिला को वो ढूंढे और उससे उस लोन का रीपेमेंट करवाएं। अगर वो रिपे नहीं करेगी तो उन 6 महिलाओं को उसका लोन भुगतान करना होगा। तो ये एक फंडिंग लेने का भी तरीका है। अब बात करता हूँ रिसोर्सेज की। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा एक क्लस्टर बेस्ड सिस्टम होता है। क्लस्टर बेस्ड सिस्टम क्या होता है कि जनरली हम व्यापार में देखते हैं कि कहीं पर, जैसे कि चाइना में बहुत प्रचलित है, मैं आपको इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूँ कि मान के चलिए कोई टेक्सटाइल की एसोसिएशंस है, जहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और सरकार चाहती है कि हम कोई बड़ी मशीन सेटअप करना चाहें, तो आप लोग एक सहकारी समिति यानी एक सोसाइटी बना लीजिए। उस सोसाइटी के बेसिस पे हम आपको जो रिसोर्सेज हैं उसे अवेल करा देंगे। तो सभी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उस मशीन का इस्तेमाल कर पाएंगे या उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा उदाहरण मैंने आपको दिया है। लीगल प्रोटेक्शन, आप समझिए लीगल प्रोटेक्शन इस तरह से है कि कोई भी अगर सोसाइटी चाहे तो किसी पे भी दावा कर सकती है, क्योंकि वो उसको एक लीगल रिकॉग्निशन और लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो वो एक वैध संस्था है, इस कारण से वो किसी पर भी दावा कर सकती है। और वो चाहे तो अपने मेंबर पे, मान लीजिए कोई मेंबर ऐसा है जो किसी प्रकार का, मान लीजिए कोई इलीगल एक्टिविटी में अगर, या फिर वो किसी प्रकार का मान लीजिए ऐसा काम करता है जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तो उस केस में भी उस पर एक्शन ले सकती है। और भारी मेंबरों पे तो वो ले ही सकती है, यानी कि जो उसके मेंबर नहीं है। ब्रांडिंग एंड रेपुटेशन, ब्रांडिंग और रेपुटेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोसाइटी, जैसे कि आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, अमूल, आपने नाम सुना होगा। अमूल भी अपने आप में एक सोसाइटी ही है जो आज इतने बड़े लेवल पर खड़ी हो चुकी है। तो आप अपनी सोसाइटी की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं और उसका जो रेपुटेशन है वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। फैसिलिटेट सोशल इम्पैक्ट्स, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सोसाइटीज़ को जनरली हम लोग एनजीओ के नाम से जानते हैं, तो एक मदद करती है ये कि सोशल इम्पैक्ट डालने के लिए, कि भाई कि किस प्रकार से आप अपने जो भी बाहर के अदर स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यह सोसाइटी जो है फैसिलिटेट करती है, यानी ये आपकी मदद करती है और साथ में अपने आप का जो सोशल इम्पैक्ट है वो प्रभाव फैलाती है, ताकि आप लोग उसके साथ में जुड़ सके। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपने कई सारी एनजीओज होंगी, जैसे कि चाइल्ड केयर एनजीओ, जो एनजीओज हैं, काफ़ी सारी अपने ऑर्फन एनजीओज हैं। तो वो क्या होती हैं कि उनको इसी काम से जाना जाता है कि वो लोग एक सोशल इम्पैक्ट यानी लोगों को प्रभावित करने के काम से आगे बढ़ रही हैं। लीगली कंप्लाइंट ऑपरेशन, कि आप कोई भी कानूनी, आप जो कंप्लाइंट हैं वो अपने साथ में इसमें काम कर सकते हैं। जैसे आप अपने आप को कहीं पे भी आपको पेश करना है, या आपको कोई लीगल टेंडर भरना है, या मैं बात करूँ लीगली आपको किसी भी केस में इन्वॉल्व होना है, तो उस केस में भी आप साथ में काम कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं इंपॉर्टेंट रजिस्टर। कौन कौन से रजिस्टर इन्हें मेंटेन करने होंगे? अकाउंट रजिस्टर है जिसके अंदर वो खाते मेंटेन करेंगे प्रॉपर, मेंबर्स के रजिस्टर हैं और मीटिंग के रजिस्टर हैं। दोस्तों एक साल में कम से कम 4 मीटिंग होना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने कौन कौन से कार्यकलाप पूरे किए हैं, यानी कौन कौन से एक्शंस लिए हैं
वो सभी आपको मीटिंग रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। मेंबर रजिस्टर में सभी की कार्यवाही सूची होनी चाहिए, जिसमें 2 सूचियां अलग अलग बटी हुई होनी चाहिए। पहली कि कार्यकारिणी समिति, जिसको हम वर्किंग कमेटी बोलते हैं, और दूसरा ऑल मेंबर्स कमेटी, जिसको हम लोग जब भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब भी हम साथ में पेश करते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया अकाउंट रजिस्टर, जिसमें आप अपने सारे खाते मेंटेन करेंगे। दोस्तों, अकाउंट रजिस्टर अगर आप मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप टैली या किसी सॉफ्टवेयर में भी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत लगती है तो आप हमें भी बता सकते हैं, हम आपकी अकाउंट्स मेंटेन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप चलते हैं दोस्तों, मेंबर्स कौन कौन से होंगे, जैसा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सिक्योरिटी अदर मेंबर। मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो उसका हो गया है चेयरमैन या प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट आप बना सकते हैं अगर समिति चाहती है कि हम वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं है अभी वहाँ पर उस शहर में, तो ऐसे केस में वाइस प्रेसिडेंट का उस चेयरमैन की जो अध्यक्षता के रूप में कार्य करे। दूसरा है सेक्रेटरी, जिसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं, सचिव बोलते हैं। सचिव होता है जो कि सभी जो भी कागजात हैं, जो भी संबंधित एक्शंस हैं, यानी इस कमेटी के लिए हुए सभी एक्शंस का देख रेख करने का काम करता है। ये बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है, क्योंकि जो भी एक्शन लिए जाएंगे उसकी जिम्मेदारी सचिव की होती है। तीसरा व्यक्ति है ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष। तो कोषाध्यक्ष व्यक्ति वह होता है जो पैसे के लेन देन, यानी हम बात करें कि अकाउंट की सारी एक गतिविधि इन्हीं के माध्यम से होगी। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन बीच में अराइज हो जाता है कि चेक पर साइन कौन करेगा। देखिए, आप जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो यह डिसाइड कर सकते हैं कि चेक पे तीनों के साइन होने चाहिए, या चेक पे कम से कम 2 व्यक्तियों के साइन तो जरूर होने ही चाहिए। एक व्यक्ति अकेला कभी भी सोसाइटी के केस में साइन नहीं कर सकता, कम से कम 2 व्यक्तियों का आपको साइन करवाना जरूरी होता है। और आप एक बात ध्यान रखें, जब भी आप कभी मेंबर चेंज करवाएं या कोई भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर चेंज हो रहे हैं, ऐसे केस में आपको एक बात का ध्यान रखना है, बैंक में भी आपको इसे चेंज कराना होगा, नहीं तो वो बैंक का जो चेक है वो वॉइड हो जाएगा और आपका ये चेक बाउंस भी हो सकता है। आप अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। तीसरा है अदर मेंबर्स। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी अदर मेंबर्स हैं, अदर मेंबर में 2 तरह के मेंबर, जो कार्यकारिणी समिति में मेंबर होंगे और एक जो अदर से वोटिंग राइट्स के लिए मेंबर्स हैं। मैंने आपको बता ही दिया है 7 मेंबर हैं, मैक्सिमम 21 मेंबर इसमें होंगे। अब आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट्स। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हमें सोसाइटी का नाम बताना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। आपको सोसाइटी का नाम देना होगा, सोसाइटी के सभी मेंबर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, फ़ोन नंबर और मेल आईडी। हमें 5 चीज़ें चाहिए: पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मेल आईडी और फ़ोन नंबर, और आपके पूरे मेंबर्स की लिस्ट कि कितने लोग इसके अंदर मेंबर्स हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इस तरह से कि भाई सोसाइटी का एक स्पेसिफिक पर्पज होगा कि हमारे मुख्य उद्देश्य ये हैं और एंसिलरी यानी सहायक उद्देश्य ये होंगे। अगर आपको नहीं पता है उद्देश्य तो हम इसमें आपको उद्देश्य भी बताने में मदद कर देते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बाई लॉज यानी कि जो कार्यकारिणी समिति के और उनके जो भी नियम निर्धारण किए जाएंगे कि इस तरह से आप बाहर नहीं कर सकते, आप वोटिंग राइट्स का इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप इस व्यक्ति को भाई बाहर करने के लिए क्या क्या नियम होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव चेंज करने। तो मतलब जो हम बात करें कि जो सारे बाईलॉज हैं, नियम कानून हैं, वो बाईलॉज कहलाते हैं। गवर्निंग बॉडी दोस्तों की देखो हर स्टेट में अलग अलग होगी। अब 2 तरह की सोसाइटी है, सेंट्रल लेवल पे भी सोसाइटी है और स्टेट पे भी सोसाइटी है, तो आप एज पर रिक्वायरमेंट अपनी सोसाइटी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ये आप सोसाइटी के लिए देख रहे हैं तो स्पेशली अपने और अदर सोसाइटी मेंबर्स को भी इसे शेयर कर सकते हैं, और हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।